हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको वो सब पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके नीट 2025 के एग्ज़ाम में लाइन टू लाइन आने वाला है। ध्यान रखना, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि केवल रीडिंग करी जाएगी, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई ये ध्यान रखना कि आपके लिए अमृत का काम करेगी ये। अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो इस वीडियो को पूरी देख लेना, बाकी फिर बाद में देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हमने इससे पहले ह्यूमन वाले मेल वाला जो पार्ट है उसको पूरा कर लिया है और पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। और उसके 11th क्लास में हम अब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम। दोनों क्लासेस का जो कोर्स है वो एक साथ चल रहा है। आने वाले 1-1.5-2 महीने में ये सब खत्म हो जाएगा। तो आप बस चैनल पर बने रहना, साथ ही साथ क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस भी आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। सपोर्ट करना और इन्हें देखते रहना, ध्यान से देखना, यही आएगा। देखो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा पढ़ाया था, आप तो थे नहीं। अगर आप नए हैं, पुराने हो तो आपने पता ही होगा कि पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि ओवुलेशन तक हमने कवर कर लिया था। ओवुलेशन कैसे होता है, और ओवुलेशन कह रहा हूँ, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन, ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन, वो कर लिया था। अब हम आगे वाली जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। तो पहले इसको रीड करने से पहले हम आपको यहाँ तक का पढ़ लेते हैं एक बार। देखो यहाँ लिखा है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स में कौन कौन आएगा, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यहाँ से। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट द प्यूबर्टी। तो देखो ये एक सवाल ध्यान रखना, जबकि आपको मैंने बताया था कि फीमेल के अंदर पता क्या होता है, फीमेल के अंदर जो ओवम बनने की प्रक्रिया है, जो मियोसिस है, वो पहले ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जब लड़की पैदा भी नहीं होती तब शुरू हो जाती है। लेकिन बाद में जब वो प्यूबर्टी पर आती हैं, तब प्यूबर्टी पर आने पर उसमें जो प्रोसेस फर्दर है, मियोटिक अरेस्ट वगैरह खुलता है, वो प्यूबर्टी पर आने के बाद होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि मेंस्ट्रुएशंस जो है वो आपके प्यूबर्टी पर आने पर शुरू होते हैं, जिसे मेनार्क कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आप मार्क कर लोगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर लिखा है इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। ये नॉर्मल डेज है, इसके अलावा 31, 32, 33 इट कुड बी और लेस देन 28। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये ध्यान रखना। वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो एक्चुअल में ओवुलेशन में जो ओवम जिसको ये बोल रहे हैं वो आपका सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअल में। तो सेकेंडरी oocyte वो रिलीज होता है फिर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। तो ये आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन आप समझोगे भी। तो अब हम इस डायग्राम को समझेंगे पहले, इसके बाद हम जो है आगे प्रोसेस समझेंगे क्या लिखा है किताब में। यहाँ से आप देखो ध्यान से, इससे कई सारे सवाल आपके बनेंगे भी और क्लियर भी होंगे। देखो ये है आपका 4 पार्ट में डिवाइड है ये आपका जो ग्राफ है। इसमें सबसे पहले आप देखो यूट्राइन इवेंट्स। यूट्रस में जो इवेंट हो रहे हैं वो ये हैं। ओवेरियन हॉर्मोन्स में जो लेवल है वो यहाँ चल रहे हैं। ओवेरियन इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं और पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के लेवल यहाँ पे शो किए गए हैं। तो और यहाँ टाइम डे शो किए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। किस दिन किस डे पर कहाँ, यूट्रस में, ओवरी में, पिट्यूटरी में क्या होगा, इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। समझ रहे हो? तो अभी अपन देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से समझोगे। एक दिन ऐसे समझो आप, प्यूबर्टी आने पर किसी दिन LHFSH बनना जो है वो शुरू हो जाते हैं, मान लीजिए। फिर LHFSH के प्रभाव से प्यूबर्टी आने पर आपके जो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स आपके ओवरी में हैं, उनमें से किसी का, ऐसा मानो किसी एक का मियोटिक अरेस्ट खुल जाता है। उनमें से किसी एक का मियोटिक अरेस्ट खुल जाता है। मियोटिक अरेस्ट जो डिप्लोटीन में अरेस्ट था वो खुल गया। वो मियोटिक अरेस्ट खुलने के बाद आपका फॉलिकल का साइज बढ़ने लगेगा। ये हमने पहले पढ़ा दिया था पहली वीडियो में। अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर के मिल जाएगी। अगर ये कहूँ कि
ग्रेफियन सॉरी जो फॉलिकल है उसका साइज बढ़ेगा और ग्रेन्युलोसा सेल्स का साइज, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं इसके चारों तरफ, वो आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अंदर जो ये पर्पल कलर का ऊसाइट है, ये ऊसाइट, ये प्राइमरी ऊसाइट है। अभी ये ऊसाइट जो है आपका, इसमें मियोसिस चल रही है। मियोसिस मेटाफेज 1 हो रही होगी, मेटाफेज 1। आगे चलेगा तो थोड़ा एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। और ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं बताऊँ, यहाँ लगभग मान लो आप 13 दिन, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, 14वें दिन से जस्ट पहले इसमें मियोसिस 1 यहाँ मान लो पूरी हो जाती है। थोड़ा पहले ये टर्शरी फॉलिकल अगर इसको मान ले, ये प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल है, इसमें थीका बन गई होगी। ये पहले वाली वीडियो में बताया था। यहाँ थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना बन गई होंगी। यहाँ कैविटी एंट्रम बन गई होगी। यहाँ पर आपका टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस पूरी हो चुकी है। ये टर्शरी फॉलिकल है, इसमें मियोसिस खत्म हो चुकी है, मियोसिस 1। और एक सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलर बॉडी बन गई होंगी यहाँ पर आते आते। उसके बाद वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, थोड़ा और मैच्योर होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी ऊसाइट जोना पेलिसिडा लेयर बनाता है। तो वो आपका जो ऊसाइट है, अब आप देखो धीरे धीरे क्या होता है। एफएसएच आप ध्यान से याद करना, एफएसएच की लाइनिंग ये मान लो है। एफएसएच एक्ट करता है फॉलिकल पर, फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल्स पर, ध्यान रखेंगे। और फॉलिकल की ग्रेन्युलर सेल्स जो है वो बनाती हैं एस्ट्रोजन। ये ध्यान रखना, आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, एस्ट्रोजन बनेगा। बनता हुआ एस्ट्रोजन आपकी एंडोमेट्रियम पर काम करेगा। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होगी, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। आप ऐसे समझ के इसे याद करें लाइन से, ये इस पे काम करेगा, ये इस पे काम करेगा। एलएच एफएसएच की मात्रा बढ़ती जा रही है। एक्चुअल में एलएच एफएसएच दोनों काम करते हैं, लेकिन आप एफएसएच याद कर लें। फिर आप देखोगे ये बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक दिन एलएच बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन, बिल्कुल ओवुलेशन से 14वें दिन से पहले यहाँ पर देखोगे तो एलएच, देखो ध्यान रखना, सर्ज जो हुआ है वो एलएच ज़्यादा सर्ज, एलएच सर्ज हुआ है, एलएच बहुत ज़्यादा और एफएसएच भी बढ़े दोनों हैं। ये समझने की बात है, बढ़े दोनों हैं, एफएसएच भी बढ़ा है और एलएच भी बढ़ा है, बढ़े दोनों हैं, दोनों हार्मोन इंक्रीज हुए हैं। एलएच ऐसे बोलते हैं, एलएच सर्ज होने के कारण वो जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये आपका, ये मैच्योर फॉलिकल से ओवुलेशन होकर के बाहर आ जाता है ओवरी से। ये ध्यान रखना है, ओवरी से बाहर आ जाएगा, इसे ओवुलेशन कहते हैं। अब आप देखो जैसे ये टूटेगा, लेवल यहाँ डाउन हो गया हार्मोन्स का, और जो एस्ट्रोजन था उसका लेवल भी डाउन हो गया एकदम से। अब आपका जो बचा हुआ फॉलिकल है, रिमेनेंट ऑफ फॉलिकल, वो एक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। पहले वो कॉर्पस हीमोरेजिकम बनता है, कॉर्पस हीमोरेजिकम बनता है, ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर। फिर वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम, ध्यान से एलएच आप याद करोगे, एलएच विल एक्ट अपॉन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट विल रिलीज प्रोजेस्टेरॉन। देखो आप देखो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लग गई, बढ़ रही है ना। साथ में ध्यान रखेंगे ये एस्ट्रोजन भी बनाता है, ये ध्यान रखेंगे ये रिलैक्सिन हार्मोन भी बनाता है, वो जो एनसीईआरटी में नाम दिया है वो रिलैक्सिन, हालांकि प्लेसेंटा भी बनाता है पर वो भी बनाता है, ये भी बनाता है रिलैक्सिन, ध्यान रखना। फिर आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पर काम करेगा और ज़्यादा ब्लड सप्लाई और थिकनिंग बढ़ाएगा इसकी। इसको अब क्या लग रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को कि भाई अब तो ना इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन होगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होगा, तो ये इसको और बढ़ाएगा। और जो ओवम है आपका, जो ओवुलेशन हुआ है, ओवुलेशन के बाद जो आपका ओवम है वो आपका मान लो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है मान लो ये, और ये यहाँ से ओवम आपका आ गया है फैलोपियन ट्यूब में यहाँ, और यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी में जो चल रहा था वो मामला, ओवरी वाला अब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये ओवुलेशन हो चुका है और जो आपका बचा हुआ फॉलिकल था वो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। ये प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम पर काम कर रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ रही है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई वगैरह बढ़ रही है, ये ध्यान रखेंगे। आपका जो ओवम है वो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लाइनिंग में सिलिएटेड जो सेल्स होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, आपको पता होगा टिश्यू वाले चैप्टर में दिया है, उससे वो यहाँ चल के पहुँच गया इसके अंदर एम्पुला में।
अगर यहाँ स्पर्म आ जाता है, मान लीजिए यहाँ स्पर्म पहुँच जाते हैं एट द सेम टाइम, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर नहीं पहुँचे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ओवम है उसका जो वायबिलिटी है वो 24 घंटे के लगभग खत्म हो जाएगी, फिर वो इधर चलेगा और इट विल टेक टाइम। लाइक 14 डे पे ओवुलेशन हुआ था, 15 दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 दिन इधर आता रहेगा। किधर आता रहेगा? यूट्रस की साइड। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये हॉर्मोन्स दोनों बढ़ रहे थे। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये आपके दोनों हार्मोन आप एकदम देखो कम हो गए और कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेस कर रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक देगा और एलएच को बंद करा देगा। और एलएच के रिस्पॉन्स में ये काम कर रहा था। देखो एलएच कम होगा तो कॉर्पस ल्यूटेम रिग्रेसिंग करेगा, खत्म होगा। कॉर्पस ल्यूटेम खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा और ये दोनों बनने बंद हो जाएंगे तो यहाँ देखो एंडोमेट्रियम विल ब्रेक डाउन, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। समझ रहे हो? सिंपल, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। एंड जब एंडोमेट्रियम टूटेगी द मेंसेस बिगिंस एंड इट विल कंटिन्यू फॉर 5 days और 3 days और 4 days, इट डिपेंड्स। Menses begins. Menses means to say that the endometrium lining है वो along with the secondary oocyte, उसके साथ साथ वो सब चीज़ें बॉडी से बाहर आ जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे शुरू, यहाँ से हम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं जब ये टूटना शुरू होती है ना, बिल्कुल तभी से हम पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला डे मानते हैं। यू हैव टू काउंट द डे फ्रॉम द दिस लाइनिंग, यहाँ से 1 से काउंट करना है डे जब ये टूटे तब से। उसी दिन ओवरी में क्या हो रहा है? दोबारा से एक फॉलिकल का अरेस्ट खुल जाएगा। उसी दिन ओवरी में दोबारा से एक फॉलिकल का अरेस्ट खुल जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, एक फॉलिकल का अरेस्ट खुल जाएगा। जब एक फॉलिकल का अरेस्ट खुल जाएगा फिर ये दोबारा शुरू होगा और सब कुछ फिर से शुरू से चलेगा। समझ आई? तो इतना सिंपल है देखो, और बिल्कुल लाइन टू लाइन आपकी किताब में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है कि ओवुलेशन होता है मिडिल ऑफ द साइकिल में। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर दिस वन, जो आपने देखी। इस फिगर में एक और चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये सब, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, नेक्स्ट है ये ल्यूटियल फेज नाम है ओवरी के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना है कब से कब तक ल्यूटियल फेज। अगर ओवरी में पूछा तो ऊपर वाली लाइनिंग बताओगे, ल्यूटियल बताओगे, फॉलिकुलर बताओगे। अगर यूट्रस में पूछा तो प्रोलिफरेटिव बताओगे और सिक्रीटरी बताओगे। अगर पूछा किसमें? ओवरी में तो ऊपर वाला और नहीं तो नीचे वाले। मतलब अगर यूट्रस में पूछा तो नीचे वाली लाइनिंग बताओगे, सेकेंडरी फेज, सिक्रीटरी फेज ये बताओगे। ये ध्यान रखना बात, ठीक है। चलो लिखा है द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इन लास्ट फॉर 3 to 5 days एंड द menstrual flow result due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through the vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of the menstruation may be indicative of pregnancy or poor health. ये ध्यान रखना, प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव है और स्ट्रेस का इंडिकेटिव है और पुअर हेल्थ का इंडिकेटिव है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। ये किसके एस्पेक्ट में बात हो रही है? ओवरी के। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आएगी ओवरी में। एंड ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली साथ साथ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स। फॉलिकल बनेगा, फॉलिकल पे एफएसएच काम करेगा, वो एस्ट्रोजन बनाएगा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में काम करेगा, एंडोमेट्रियम में क्या करेगी? प्रोलिफरेट करेगी। दी चेंज इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स। इनकी वजह से ऐसा होता है। द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअल, ध्यान से देखो दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये स्टेटमेंट आएगा, इसको सही करना है नीट में। एंड साइमल्टेनियस स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। यहां से सवाल आएगा कि भाई एस्ट्रोजन कौन बनाता है?
तो स्टूडेंट बनाता है ग्रोइंग फॉलिकल। कौन बनाता है? ग्रोइंग फॉलिकल स्टूडेंट बनाता है, ध्यान रखना है वाला। फिर देखो कितना अच्छा लिखा है बोथ, ये वर्ड मार्क करेंगे, बोथ LH एंड FSH, बोथ LH एंड FSH attain a peak level in the middle of the cycle about 14th day। दोनों बढ़ते हैं भाई, दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। एंड रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, दैट इज LH सर्ज, इसे मार्क करेंगे। The rapid secretion of LH leading to the maximum level, leading to the rupture of the Graafian follicle and thereby release of ovum। फिर से बता दूं, release of secondary oocyte, और ये ध्यान रखना ovum कह रहे हैं, देखिए ठीक है, लेकिन secondary oocyte निकला है। And the ovulation ovulatory phase is followed by the luteal phase during which the remaining part of the Graafian follicle transforms as the corpus luteum। Remaining part of the Graafian follicle, remnants of follicle converts into the corpus luteum। ये ध्यान रखना है सवाल, ठीक है जी। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? LH के प्रभाव में, ये बात लिखी है 11th के NCERT के हार्मोन वाले सेक्शन में, लास्ट चैप्टर में लिखा है कि द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब वो उसे मेंटेन कर रहा है, उसको लगता है कि प्रेगनेंसी होगी तो वो उसे हर बार मेंटेन करता है। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and other event of pregnancy। During pregnancy, all event of the menstrual cycle stops and there is no menstruation। And in the absence of fertilization, अगर fertilization नहीं होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है। अगर हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये मेंटेन होगा, ये ध्यान रखना। एंड दिस कोज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग ए न्यू साइकिल। इन ह्यूमन बीइंग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 years of age एंड दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। तो ये दो वर्ड है, मीनाक शुरू में बताया था और मीनोपोज ये बताया 50 साल पे बंद हो जाती है, 48, 49, 51, 40 इसमें बंद हो जाती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मीनाक एंड द मीनोपॉज। ठीक है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है, ये आसान भी है, एक आधा सवाल फंस ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो यहाँ भी देखो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन वो थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया, कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ पता है भी क्या ही है, ये बच्चों वाला भी नहीं है, ये बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं इससे, पर तुम ये भी नहीं कर पाते यार, है ना। तुम ये पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही तुम ठप होंगे या कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ भी पढ़ रखा होगा ना थोड़ा भी, देन यू विल गेट टू नो कि पेपर में क्या आएगा। भाई ये समझ लो मेरी बात, ये आएगा पेपर में ना, देखो ध्यान से लिखा है ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इंसेमिनेशन इसे हम कहते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली एंड पास थ्रू द सर्वाइक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन। ये सवाल यहाँ से बनेगा, एक पूछ लेंगे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो एम्पुलरी रीजन में होता है, ये सवाल आता है। पहले यहाँ लिखा था पहली किताबों में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, पर अब ये एम्पुलाई लगाना आपको। ठीक है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ना लगा दियो। ठीक है भाई, लिखा है कि द ओवम रिलीज बाय द ओवरीज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू दिस रीजन एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये एक क्वेश्चन है, अब तक यहाँ से यहाँ तक एक सवाल बनता ही है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बस यहाँ। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर इफ द ओवम स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा टू द एम्पुलर रीजन। फिर से कह रहे हैं एम्पुलर रीजन, एंड दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो यही रीजन है कि हर एक बार का कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट थोड़ा और है, यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, वो टॉपिक हम समझेंगे। लिखा है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेल्यूसिडा। स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर, जोना पेल्यूसिडा के कॉन्टैक्ट में आएगा स्पर्म। ठीक है, लाओ पहले पढ़ने से पहले समझा ही देता हूँ। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये बहुत अच्छा है डायग्राम है, इसमें बहुत अच्छा बताया भी गया और आपको समझ भी आएगा। सी स्पर्म, सबसे पहले स्पर्म आएगा, स्पर्म की टिप होती है, वहाँ पे पता है एक्रोसोम होता है,
एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज, न्यूरामिनिडेज, जोनालाइसिन्स, एक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, स्पर्मलाइसिन्स, ये एंजाइम पाए जाते हैं। वे एंजाइम करते क्या हैं, यहाँ पे जब आएंगे तो बाहर कोरोना रेडिएटा है, सबसे पहले समझो, बाहर सबसे पहले कोरोना रेडिएटा है, उसको चीरते हुए स्पर्म उसमें एंजाइम रिलीज करके पहले एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, एक्रोसोम बाहर आएगा, मेम्ब्रेन को फ्यूज करेगा स्पर्म की, और वहाँ मेम्ब्रेन को फ्यूज करने के बाद जो कंटेंट है उसके अंदर रिलीज करेगा। क्योंकि तुम्हें पता है गोल्गी बॉडी ने बनाया वेसाइकल्स, ये भी सवाल है, एक्रोसोम किसने बनाया, गोल्गी बॉडी ने बनाया, तो ये भी सवाल है, गोल्गी बॉडी ने बनाया तो वेसाइकल्स है वो रिलीज करेंगे, कंटेंट बाहर आएगा, कंटेंट बाहर निकलेगा, कोरोना रेडिएटर तोड़ेगा, उसके बाद जोना पेलिसिडा पर आएगा, जोना लाइसिन्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर दिए, ये टूट रही है, ये टूट रही है। इसके टूटने में जब स्पर्म देखो आप क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्ट विद जोना पेलिसिडा, देन एक्रोसोम रिएक्ट विद द प्री-विटलाइन स्पेस, ये दिस वन, ठीक है। अब यहाँ जब स्पर्म आएगा तो आपको बता दूं, यहाँ पर होते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर ये रहे, ये ठीक है, और यहाँ है प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि मेल स्पर्म के पास होती है एंटी फर्टिलाइजिन और फीमेल के पास होती है फर्टिलाइजिन, ये आपको पता होगा ना। तो ये दोनों मैच करती हैं कि हमारी जाति का स्पर्म है या एग है। तो ये फीमेल में होती है, एफ से एफ याद कर लेना, फीमेल में फर्टिलाइजिन, मेल में एंटी फर्टिलाइजिन। और तो इसके बाद रिसेप्टर्स के बाद क्या होगा कि एक रिएक्शन, एक मेम्ब्रेन में पोटेंशियल जनरेट होगा, आपके यहाँ से जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये देखो ध्यान से, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपना कंटेंट रिलीज करते हैं। मैं बता दूं, ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये कंटेंट जो है इसका ये बाहर आ जाता है, यहाँ पे ये जो प्री-विटलाइन स्पेस है भर जाता है, ये स्पेस भर जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा। एक स्पर्म अगर इसमें ऐड कर गया, उसके बाद कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स का सारा कंटेंट, देखो ध्यान से, एक स्पर्म जा रहा है अंदर, जैसे ही ये पहुंचेगा बस फिर ये कंटेंट इसमें भर जाएगा सारा। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहलाती है, यहाँ तो लिखा नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाएगी। नो मोर स्पर्म विल ऐड दिस, अब इसमें कोई नहीं घुस सकता। हालांकि ध्यान रखना, ह्यूमंस में पूरा स्पर्म अंदर चला जाता है के, बाकी पार्ट डीजनरेट हो जाता है, और अगर एक दो फालतू चला जाए स्पर्म मान ले तो उसकी फैगोसाइटोसिस वगैरह हो जाती है, ये वाली बात ध्यान रखना। और आपका जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका न्यूक्लियस होगा वो यहाँ अपना कंटेंट, न्यूक्लियस यहाँ पहुँच जाएगा, मेल न्यूक्लियस, फीमेल न्यूक्लियस, उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, कौन किसकी तरफ जाता है, अलग अलग थ्योरी हैं, वो उधर से आता है, ये इधर से आता है, और ये फ्यूज कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं जानना, इतना ही जान लो बहुत है भैया आपके लिए। ये तो आ भी नहीं रहा आपके पेपर में, इतना तो ये पूछते भी नहीं है। देखो ये क्या पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि जोना पेलिसिडा लेयर पर जाएगा एंड इंड्यूस द चेंज इन द मेम्ब्रेन। तो चेंज बताया नहीं ना, क्या कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स वगैरह रिलीज करें कंटेंट, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स वगैरह बनाएंगे वो एंड द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स ब्लॉक हो जाएगी। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम। पोलीस्पर्मी को रोकता है, ये पूछेंगे, पोलीस्पर्मी को रोकता है, बस रुक गया पोलीस्पर्मी। एंड द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ध्यान से पढ़ो, सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म, पूरा स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, पूरा स्पर्म अंदर चला जाता है, ध्यान रखना ये है आपको। द जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही अंदर जो आपका सेकेंडरी oocyte है और एक पोलर बॉडी है, वो एक और मियोसिस 2 कर लेगा। सेकेंडरी oocyte आपका मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था, ये ध्यान रख लेना, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट था, उसका अरेस्ट खुल जाएगा और वो अपनी मियोसिस 2 पूरी कर लेगा, एक और पोलर बॉडी बना देगा। अब इसको बोलते हैं ओवम। एक्चुअल में बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम नहीं कहलाता। कहीं सवाल आया ना अगर ये कि एक फीमेल की पूरी जो लाइफ थी रिप्रोडक्टिव, उसमें वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो 0 ओवम बने हैं, 0 लगाना है पेपर में, समझ रहे, ये ध्यान रखना भाई। फिर पता क्या होगा, तो ये 2 पोलर बॉडी बन जाएंगी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी और ये बन जाएगा ओवम, और फिर फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का और जाइगोट बनेगा। एंड द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, यानी एक बार और फिर से फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। एंड इन हैप्लॉइड ओवम ऊटेड, अब देखो लिखा है हैप्लॉइड ओवम, ठीक है। एंड सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट।
उसके बाद 2n जायगोट बन जाएगा। कैसा सवाल पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जायगोट, तो ह्यूमन है 46 होंगे, जायगोट बन गया है ना, ये है। इसके बाद है जायगोट से डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, फिर है इम्प्लांटेशन वाला थोड़ा प्रोसेस, उसको समझेंगे और फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा इसी वीडियो में ही करेंगे, जाना मत कहीं भी छोड़ के, आगे देखते हैं। यहाँ देखो जी आप, ये है आपका एक डायग्राम। अच्छा, इससे पहले एनसीईआरटी में ना एक चीज़ दी है, मैं बता दूँ, वहाँ वो दिया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको वहाँ जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा देंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अब ये समझो कि ये क्या होता है, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा ही है, डायग्राम में मैं आपको छोटे छोटे चीज़ें बताऊँगा जो काम की हैं, उतना ही जानो, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं नीट के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं जानना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कुछ लेयर्स के नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, वो लिखवा दूंगा, नोट कर लेना, काम बन जाएगा आपका। यहाँ देखो जायगोट बनेगा जब 2 प्रोन्यूक्लियाई थे, ये फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्लीवेज होगा। क्या होगा? क्लीवेज। इसे देखो डे 1 फर्टिलाइजेशन के बाद डे 1 मान लो, तो डे 1 पे क्लीवेज होगा और डे 2 पे क्लीवेज होगा। और क्लीवेज के बाद, क्लीवेज एक्चुअली क्या होता है, क्लीवेज में जो आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस पढ़ रखा होगा, तो भाई उसमें आपने पढ़ा होगा G1 SG2 सेल साइकिल पढ़ी होगी, तो नो G1 एंड G2, G1 G2 नहीं करते हैं ज़्यादा, एस फेज करते हैं, डीएनए कॉपी करते हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन करेंगे और सेपरेट होंगे। जैसे एक पिज़्ज़ा को काटते हैं ना, ऐसे ऐसे वैसे, क्योंकि एग का जो साइज़ है ना बड़ा होता है, तो उसको ना अपना साइज़ छोटा करना होता है, तो साइज़ छोटा करना है सेल्स का, तो उसे क्या करना पड़ेगा, और ग्रोथ तो करनी नहीं है। तो क्लीवेज में और माइटोसिस में अंतर है, ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है इसका क्लीवेज में, तो ये ध्यान रखना है। G1 G2 नहीं होती, एस फेज होती है, बस इतना ध्यान रख लोगे, हो गया काम। क्लीवेज होगा फटाफट फटाफट, ऐसे फटाफट कटेगी सेल, 2 सेल 4 सेल 8 सेल ऐसे बनेगी। उसके बाद देखो, जब ये 8 से 16 सेल हो जाता है, तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इसको मोरूला कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 8 से 16 सेल होगी तो उसको कहेंगे मोरूला। तो मैं आपके लिए मान लो ये 8 से 16 वाला डायग्राम है, तो इसको कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इसके बाद इसमें कैविटेशन शुरू होगा, इसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन शुरू होगा, इसमें बाहर एक लेयर सेल्स की बनेगी जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनेगी बाहर की तरफ, डिफरेंशिएट होकर के उन्हीं सेल्स में से। फिर जो अंदर कुछ सेल्स हैं आप देख रहे हो, ये इनर सेल है। जो इनर सेल जो है, ये एक फ्लूइड यहाँ डिस्चार्ज होगा, उसके कारण इनर सेल एक साइड में चली जाएंगी, इसे इनर सेल मास कहते हैं, ये ध्यान रखना। इनर सेल मास और आउटर जो लेयर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, और ये कैविटी ब्लास्टोसील है। क्या है? ब्लास्टोसील। एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, एक किनारे पर इनर सेल मास है। जिधर इनर सेल मास है इधर इसे एनिमल पोल कहते हैं। ये सब ज़्यादा बातें हो रही हैं अब, इसे वेजिटल पोल कहते हैं दूसरी तरफ, और आपकी स्ट्रक्चर कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। तो एनसीईआरटी इतना ही कह रही है। ब्लास्टोसिस्ट का एक और नाम है, जैसे इसका मोरूला का नाम एक है सॉलिड बॉल, तो इसका नाम है होलो बॉल, ठीक है, होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट है। ऐसा सवाल कोई पूछ ले तो बना देना, ठीक है। अच्छा, इसके आगे का ये सारा कहानी एनसीईआरटी में नहीं है, बताई नहीं इन्होंने, पर फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, एक आधी वर्ड। देखो यार, क्या होता है पता है, ये आपकी जो इनर सेल मास है, इसमें डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, सेलुलर लाइनिंग्स बनती हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये 2 लेयर बनती हैं, देखो ईपीब्लास्ट और एक हाइपोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट बाहर है। ईपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट को दोनों को कहते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क, ये एम्ब्रियोनल डिस्क बनाती हैं। फिर बता दूं मैं आपको, इसी में से ही देखो ईपीब्लास्ट में से ही सेलुलर लाइनिंग निकलती है, ये कैविटी बनती है, ये एमनियोटिक कैविटी है। वैसे ये सब ज़्यादा है पर फिर भी एमनियोटिक कैविटी बनती है। ये लेयर एमनियोजेनिक सेल्स हैं। नीचे भी बनती है सेलुलर लाइनिंग ये, और ये ब्लास्टोसील जो नीचे ये कैविटी डिवाइड, ब्लास्टोसील जो ये बाहर थी, ये कैविटी डिवाइड हो जाती है
और सेलुलर हाइपोब्लास्ट में से सेल्स निकल के नीचे आ जाती हैं ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और फिर इसी में से ही मैं बता दूँ, इसी में से ही फिर आपकी योग, इन नीचे वाली जो ना, इसमें से आपकी योग सैक बनेगी, यहीं से ऐसे हो जाएगा, यहीं से योग सैक बनेगी और यहीं से ही आपकी एलेंटोइस बनेगी। बाहर जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेसोडर्मल लाइनिंग आ जाएगी, उसी में से ये दोनों मिलके बनेगी कोरियन। तो ये एक सवाल था एक टाइम पर कि कोरियन किससे बनती है, एमनियन किससे बनती है, एलेंटोइस किससे बनती है, योग सैक किससे बनती है। पर इन्होंने 1-2-4 साल पहले कोरियन पूछ लिया था, ठीक है, नीट में आ गया था ये, तो पता नहीं क्यों पूछ लिया था। पर तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको लिखवाता हुआ चलूँगा, बाकी डेवलपमेंट तो आप ज़्यादा जाने ना। इसमें फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, बाद में प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी, और जो जैसे मान लो ऊपर जो इपीब्लास्ट है ये वाली ये एक्टोडर्म बनाएगी और ये हाइपोब्लास्ट मेसोडर्म बनाएगी, और फिर इपीब्लास्ट की जो सेल्स है वो डिलैमिनेट होंगी और वो इन दोनों के बीच में आ जाएंगी और वो बना देंगी आपकी मेसोडर्म। तो ऐसा एक प्रोसेस है बड़ा सा, जो कि एनसीईआरटी इस पे ज़्यादा जा नहीं रही है, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल पूछ लिया गया था तो उसको मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ कि ये लेयर किससे बनती हैं। तो इसका एक सवाल है भी अच्छा सवाल, वो तो आपके पेपर में आ भी सकता है, तो उस पर हम थोड़ा चले जाते हैं। देखो मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लो, आया तो आप कर देना, नहीं तो टेंशन की बात नहीं है। कोरियन, एमनियन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एलेंटोइस और योग सैक। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे पूछेंगे कोरियन बनती किससे, तो आपको याद करना है आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर मेसोडर्म। देखो मेसोडर्म नहीं होती है, पर पेपर में ये लिखा हुआ ही आएगा, इनर होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से स्प्लैंचनोप्ल्यूरिक मेसोडर्म इसको कहते हैं। तो ये आपको लिखा हुआ आएगा पेपर में, मेसोडर्म लिखेंगे, एक्चुअल वाली मेसोडर्म नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये एमनियन है, तो एमनियन में होती है आउटर मेसोडर्म और उसके अंदर होती है इनर एक्टोडर्म बोलोगे आप, पर वो होती नहीं एक्टोडर्म। फिर इसी में एलेंटोइस में बोलोगे आप कि आउटर मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म, जबकि वो एंडोडर्म होती नहीं, ठीक है। और नीचे वाले में भी सेम होगा ये। तो ये 4 नाम आप ध्यान रखोगे, 4 आपके पेपर में आ सकता है सवाल, ये आया हुआ सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है कि पीछे पढ़ना पड़ेगा एक बारी, मे बी आई थिंक, नहीं यहाँ नहीं पढ़ लिया, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ लिखा है कि द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव थ्रू द स्थमस। जाइगोट जब स्थमस में जाएगा आगे तो उसमें क्लीवेज शुरू हो जाएगा, एंड इज कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म द 2 to 4 to 8 16 डॉटर सेल्स, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ब्लास्टोमियर्स आपस में जुड़े रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर पहले डिवीजन के बाद, पहला डिवीजन होता है और अगर डिवीजन के बाद मान लो ये जाइगोट है और डिवीजन होके इसमें से 2 सेल अलग अलग हो जाती हैं, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएंगे। ये भी सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। और अदरवाइज ये आपस में जुड़े रहते हैं तो 2, 4, 16 सेल बनेंगी, इसको हम बोलते हैं द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्स इज कॉल्ड एज मोरूला। ये मोरूला यानी सॉलिड बॉल। द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला डिवाइड करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, आपको बताया है। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, कैविटी है, ब्लास्टोसील। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called the trophoblast. ये and an inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass. The trophoblast layer then get attached to the endometrium. एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। देखो मैं बता दूं, ये अगर एंडोमेट्रियम है ना, ये मान लो एंडोमेट्रियम है
और ये आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये सेल्स है, और ये बाहर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये वाली। तो ट्रोफोब्लास्ट में से ही डिफ्रेंशिएट होकर के ऐसे, जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसी में से ऐसे 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 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगी जिनको आप कोरियोनिक विलाई कहते हो। एक्चुअल में वो सिंसाइसियल यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोब्लास्ट होती है। और फिर ये जब फिंगर लाइक विलाई जिसमें निकलती हैं, तो जब ये एंडोमेट्रियम, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं वो उसका एंडोमेट्रियम को तोड़ देती हैं, पूरी कहानी है उसमें। पर जब एंडोमेट्रियम टूट जाएगी तो ये एंडोमेट्रियम तो नीचे आ जाएगी इधर यहाँ पे, और ये पूरा अंदर चला जाएगा। और अंदर जब ये जाएगा तो आप देखोगे कि ये एंडोमेट्रियम मान लो यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ है, और इसके चारों तरफ जो ये बनी थी सिंसाइसियल ट्रोफोब्लास्ट या फिर कोरियोनिक विलाई, क्योंकि बाहर कोरियोन कहलाएगी तो उससे निकलती हुई विलाई कोरियोनिक विलाई, तो ये पूरा इसी में डूब जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा। और इधर है मायोमेट्रियम यहाँ पे। तो कोरियोनिक विलाई ही मैटरनल टिश्यू के साथ जुड़ करके फिर बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेंगी। ये एक बात है छोटी सी, ठीक है। देखो लिखा है कि एंड द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली यानी एंडोमेट्रियम एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत दिया नहीं है, एक दो बातें हैं, 4-5 सवाल है बस, ज़्यादा नहीं दिया है। अब बात इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे फेल होगे, ध्यान रखना। आफ्टर इम्प्लांट, ये पहला वर्ड देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन। यहाँ ये आफ्टर ऐसे पूछते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। तो ये किसने बनाए? फिर ये पूछेंगे किसने बनाए ये, तो ट्रोफोब्लास्ट ने बनाए, ये पूछेंगे। कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। तो हमारे में प्लेसेंटा में 3 ही लेयर होती हैं, ऐसा कहीं सवाल दिखे कर देना। हमारा प्लेसेंटा हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। हीमोकोरियल मेटाडिस्कॉइडल प्लेसेंटा कहीं दिखा ठोक देना, जिसमें यूट्राइन टिश्यू है और माँ की तरफ से ब्लड है। ध्यान रखना, लेयर बच्चे की तरफ है 3। द कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड एंड with each other and jointly form a structure the functional unit between the developing embryo और fetus, बाद में पहले embryo बाद में fetus, ऐसा। and maternal body called the placenta। अब यहाँ placenta के function है थोड़े से। the placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient of the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। हमारे में ध्यान रखना, पूछेंगे तो एलेंटॉइस अम्बिलिकल कोड बनाने का काम करती है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फॉर्म द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है और हॉर्मोन्स बनाता है, जैसे कि HCG। ये सवाल आएगा यहाँ से। प्रेगनेंसी की जो किट आती है बाजार में टेस्ट करने की, उनमें HCG की एंटीबॉडी होती है, ये पूछा जाएगा। HCG अगर यूरिन में आ रहा है दैट मीन्स प्रेगनेंसी है, ठीक है। यही इसी की किट होती है वो जो बाज़ार में आती है, उसमें एंटीबॉडी होती है, ये एंटीजन की तरह काम करता है, कोएगुलेशन होता है और पता लग जाता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रोजन्स, ये सब प्लेसेंटा निकाल रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्शन ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। लेकिन प्लेसेंटा भी इसे थोड़ा बनाता है, यहाँ लिखा है ओवरी। एंड लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के साथ साथ बहुत सारे हॉर्मोन्स ये याद करने हैं आपको, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखता है, प्रोडक्टिंग मिल्क बनवाता है, थायरोक्सिन मेटाबॉलिक हार्मोन है, BMR देखेगा,
एंड आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड इन द मैटरनल ब्लड। ये तीनों के नाम याद करने हैं। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic change in the mother and maintenance of the pregnancy. Immediately after implantation, फिर से ये ध्यान रखना, immediately after implantation, the inner cell mass get differentiated and ठीक है get differentiated, और differentiate होकर के क्या बनाएगा, जो लेयर्स होती हैं वो बनाता है। कौन कौन सी लेयर बनाता है ये समझो। डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद बनाएगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, किताब में जो लिखा है वो ध्यान रखना, पढ़ लेना, ठीक है। एंडोडर्म एंड द मीजोडर्म सून अपीयर बिटवीन देम। मीजोडर्म अपीयर होती है कहाँ से, एक्टोडर्मल लाइनिंग है ना, उतरेगी, फिर बीच में से क्लीवेज होगा, ठीक है, वहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है, वहाँ से नीचे घुसेंगी, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट होगी वो एंडोडर्म बना लेगी। यूँ मान लो ऊपर वाली लेयर की कुछ सेल उतर के यहाँ से घुस जाए बीच में, तो वो इसके बीच में आ जाएंगी ऐसे यहाँ पे, तो वो मीजोडर्म बनेंगी। नीचे वाली एंडोडर्म है, ऊपर वाली एक्टोडर्म। रिमेनेंट ऑफ दिस सेल आर कॉल्ड एज एक्टोडर्म, ठीक है, बची हुई एक्टोडर्म कहलाएंगी। जो ऊपर वाली लेयर होती है ईपीब्लास्ट की, वो सब एनसीईआरटी में है नहीं, पर ये वर्ड तो लिखा है ना, सून अपीयर बिटवीन देम लिखा है एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखना मीजोडर्म बाद में अपीयर होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने रहती है, जेस्टेशन पीरियड। एंड फिर लिखा है कि इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म। पहला सवाल यहाँ से पूछेंगे, 8 महीने बाद ह्यूमन हार्ट फॉर्म होता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस पे देखो, पहले शुरू में बोलते हैं 1.5 महीने तक तो होता है फीटस, ग्रोइंग फीटस शुरू में। एंड मे बी नोटिस्ड बाय द लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड द 2nd मंथ द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, ठीक है, समझ रहे हो क्या लिखा है। बाय द एंड पहले बोलते हैं एम्ब्रियो, पहले एम्ब्रियो बोलते हैं फिर फीटस बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले एम्ब्रियो बोलते हैं फिर बोलते हैं फीटस, फिर फीटस में बाद में क्या होता है, 2nd मंथ में लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। बाय द एंड द 12 वीक यानी 3 महीने बाद ज़्यादातर ऑर्गन बन जाते हैं, ये नीट में आते हैं, मार्क कर लो सब कुछ। एंड द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। फिर पहली बार बच्चे का मूवमेंट कब होता है, 5वें महीने में होता है, ये यहाँ से लिखा है। यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। और हेयर्स वगैरह कब आते हैं, तो 5th मंथ में आते हैं, ये पूछेंगे। और 2nd ट्राइमेस्टर यानी 6 महीने बाद बॉडी पर पूरी तरह से हेयर्स आ जाते हैं और आईलिड्स वगैरह जो है सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेस बन जाती हैं, और 9 मंथ में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो ये सवाल है, यहाँ से 2-4 बातें रटने की हैं, इनको याद कर लेना, ये पूछेंगे यहाँ से सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है पार्ट्रिशन एंड लैक्टेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन रिफ्लेक्स है, ऑक्सीटोसिन का रोल है, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, इसमें भी 4 सवाल तो बन जाएंगे। लिखा है द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, ये सबको पता है, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, सबको पता है। विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज expulsion delivery of the fetus. This process is delivery of the fetus. Childbirth is called parturition. Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. That is, the signal for this parturition originate from the fully developed fetus. ये मार्क करो, ये डेवलप fetus से सिग्नल आते हैं और प्लेसेंटा से सिग्नल आते हैं, विच इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिससे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं थोड़े थोड़े, दैट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे ट्रिगर होते हैं, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने लगती है, मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मसल पर, मायोमेट्रियम पर, और वहाँ आपको पता है स्मूथ मसल्स हैं, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाते हैं, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और फिर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है। इस कंटिन्यू रहता है कब तक, जब तक एक्सपल्जन ऑफ बेबी नहीं हो जाता थ्रू द बर्थ कैनाल, दैट इज द पार्ट्रिशन। सून आफ्टर द इन्फेंट
इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो कम्स आउट, प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। तो ये डिलीवरी वाला प्रोसेस था। इसमें से आपको ऑक्सीटोसिन का फंक्शन पूछ लेंगे और ये पूछ लेंगे कि बच्चे से भी मतलब फिटस से भी सिग्नल आते हैं क्या, ये पूछ लेते हैं। और माँ की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, बार बार निकलता है, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और निकलता है, ऐसा सवाल बना लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ छोटा सा है, वैसे तो सवाल इसमें एक ही है पर फिर भी। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये एस्ट्रोजन वगैरह की वजह से होता है, बढ़ते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल्वलाई बढ़ते हैं उसके अंदर और मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ कोल्ड लैक्टेशन, देखो मिल्क बनाना प्रोलैक्टिन का काम है और मिल्क सीक्रेट करवाना ऑक्सीटोसिन का काम है, ये दोनों काम ध्यान रखना। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज इज कॉल्ड एज द कोलोस्टरम। कोलोस्टरम में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA, दैट इज़ अ सिक्रीटरी एंटीबॉडी, ये ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इज इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर टू ब्रिंग अप द हेल्दी बेबी। तो ये तो खैर हमें जानना नहीं है, सवाल बच्चे को क्या आएगा पेपर में ये जानना था, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। 2 चैप्टर 12th के खत्म हो गए हैं, 2 11th के खत्म हो गए हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आएगी 12th में 3rd चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और 11th में प्लांट किंगडम। भाई साथ ही साथ क्वेश्चंस PYQ की वीडियो भी आने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब, मेरे को रिक्वेस्ट करनी नहीं आती। सब्सक्राइब करोगे दैट विल सपोर्ट टू मी अ लॉट, इट विल सपोर्ट टू मी। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ अगर देख रहा है कोई तो सब्सक्राइब करके चले जाना। थैंक यू।